जो भी स्टेटमेंट गिवन है पहले हम बोलते हैं कि वो ट्रू नहीं है, फॉल्स है। पहले हम उसको क्या बोलेंगे कि वो फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो तो क्या आ गया, जो फॉल्स था वो फॉल्स हो गया। उसका मतलब क्या हो गया कि हमने एज्यूम किया वो रॉन्ग हो गया, मतलब वो ट्रू था। कैसे पता था? ऑलरेडी कोई स्टेटमेंट है, आपने बोला वो फॉल्स है, फिर देखा कि फॉल्स था वो भी फॉल्स हो गया, इसका मतलब वो ट्रू है। ऐसे कहानी समझ में आया? ठीक है। मान लो स्क्वायर रूट 2 ये सबको पता है इरेशनल नंबर है, फिर भी इसको प्रूव कर तो आप क्या बोलोगे ये इरेशनल नहीं है, रेशनल है, ठीक है। पर आपने बोला ये तो फॉल्स हो गया, इसका मतलब ट्रू क्या है कि वो इरेशनल नंबर ये होती है। क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले क्या एज्यूम करूँ? हाँ, कैसे कैसे काम कर रहे हो? स्क्वायर रूट 11 नॉट रेशनल नंबर, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ 11 इज रेशनल नंबर की डेफिनेशन पे बता सकता है क्या होती है? पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख लेते हैं, जहाँ पी और क्यू दोनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ये होने चाहिए। अब ध्यान से देखिए, हमने लेट किया कि पी और क्यू इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट है m, ठीक है। कॉमन पार्ट है m, तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 11 इक्वल्स टू am और dm। d और q इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है तो m है। अब वो कॉमन फैक्टर हटा दिया, अब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा। क्या ये बात समझ आई? अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 कितना हुआ? a बाई बी।
और 11 इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ए स्क्वायर क्या मिलेगा 11 बी स्क्वायर। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 11 जो है 11 सॉरी ए स्क्वायर है वो मल्टीपल ऑफ 11 है, ए स्क्वायर है वो मल्टीपल ऑफ 11 है या डिविजिबल बाय 11 है? बोल सकता हूँ ए स्क्वायर बाय 11 या मल्टीपल ऑफ 11 है। और एक खुद क्या है इंटीजर है। क्या ये बात समझ में आई? बी बाय की फॉर्म में लिखा है, कोई इंटीजर कॉमन पार्ट होगा, अब ये इंटीजर है, ये इसका डिविजिबल बाय 11 तो ए भी डिविजिबल बाय 11 होगा क्योंकि इंटीजर है, तभी पॉसिबल। जैसे आपने 121 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 भी 11 से डिवाइड होगा, 1331 भी 11 से डिवाइड होता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ऐसा हो सकता है कि 12 को 11 से डिवाइड कर सकते हो सकता है। जैसे 9 को आपने 11 से डिवाइड किया तो 3 भी हो जाएगा, ऐसा होता है नहीं, क्योंकि ये इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए भी डिविजिबल बाय 11 होगा, है ना। तो ए मल्टीपल ऑफ 11 हुआ तो ए को आप क्या लिख सकते हो 11c लिख सकते हो 11c। तो ए स्क्वायर कितना हुआ, ये हुआ ए स्क्वायर। तो आपके पास ए स्क्वायर कितना था 11b स्क्वायर, ये यहाँ से पुट कर देता हूँ 11b स्क्वायर इक्वल टू 121c। क्या ये समझ में आया? ये 11 और ये 11 बचा तो b स्क्वायर इक्वल टू 11c स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि b स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 11, b स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 11। तो b भी मल्टीपल ऑफ 11 होगा, मल्टीपल ऑफ 11। अब देखो a मल्टीपल ऑफ 11 है, b भी मल्टीपल ऑफ 11, तो दोनों में कॉमन पार्ट मिल गया। हमने तो क्या एज्यूम किया था कि अभी में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, जो था वो है। तो हमारा जो एज्यूम्पशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब स्क्वायर रूट 11 कैसा है, समझ गए? and B. No common factor. एक और क्वेश्चन करते हैं इसका।
बिलोंग्स टू जेड है, जेड मतलब इंटीजर। ए स्क्वायर माइनस 4b इज नॉट इक्वल टू 2, इसको प्रूव करना है बाय द मेथड ऑफ देखो क्या लिखो, पहले हम एज्यूम करेंगे कि वो रॉन्ग है, ए स्क्वायर माइनस 4b इज नॉट इक्वल टू 2, ये रॉन्ग है, इसका मतलब सही क्या, ये हमने लिख किया कि ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू 2 है, ये हमने लिख दिया। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4b प्लस 2, तो ए स्क्वायर कितना हुआ 2 टाइम्स b प्लस 1, तो क्या बोल सकता हूँ कि ए स्क्वायर है वो इवन नंबर होगा ना, 2 मल्टीपल है, क्या ये बात समझ आई? तो ए क्या होगा, ए भी इवन होगा क्योंकि ये इंटीजर है, तो ए भी क्या होगा इवन नंबर, गलत किया मैंने, ओके कोई बात नहीं, आपको इससे मतलब है ये इवन बता देगा। ए क्या हो गया इवन नंबर हो गया, तो ए को क्या लिख सकता हूँ 2m लिख दूँ, ठीक है। तो अब बताओ मुझे ए अगर मैंने 2m लिखा तो ए स्क्वायर कितना होगा 4m स्क्वायर, ये ए स्क्वायर मैं इसमें पुट कर देता हूँ इसके अंदर, तो क्या बनेगा 4m स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू 2, क्या ये बात समझ आई? अब 2 से डिवाइड करो क्या बनेगा, क्या ये बात समझ आई? तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि 1 है वो इवन नंबर है, आप तो कहाँ पहुंच गए कि 1 क्या है इवन नंबर है, तो नहीं होता है ना, रॉन्ग हो गया, मतलब आपने जो एज्यूम किया ये इसके इक्वल होगा, रॉन्ग हो गया, समझ आया? तो ये क्या समझ में आ रहा है? आप तो यहाँ पहुंच गए, असंभव चीज नेक्स्ट है काउंटर एग्जाम्पल, इसमें आपको एग्जाम्पल दे देंगे। ये सबसे बढ़िया मेथड, मैं आपको एग्जाम्पल देके प्रूव कर दूँगा।
किस तरह से हम उनको सॉल्व स्टेटमेंट square root of p is an irrational number. And p is prime number. ये ट्रू होगा या फॉल्स? ठीक होगा कैसा? ये बोल रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर लिख रहा है वो अगर इरेशनल है तो वो जो नंबर लिख रहा है वो प्राइम होना चाहिए। क्या ये ट्रू है? ट्रू है। चलिए मैं बोलता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 ये कैसा नंबर? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है ना? तो क्या 8 है वो प्राइम नंबर होता है? नहीं होता है ना, तो ये फॉल्स हो गया। बस ये है पैटर्न, हो गया, समझ आया? बस इतना ही करना। इसके अंदर आप कोई भी एक एग्जाम्पल देके छोड़ दो, उसको समझा दो कि तू जो बोल रहा है वो गलत है या सही है। तो ये रहा सीधा जाता उदाहरण, ये समझ में आया? ये है आपका एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो आपको ये बता देगा कि इसका रूट तो होता है इरेशनल नंबर, लेकिन ये खुद नंबर कैसा है? प्राइम नहीं। तो ये हो गया फॉल्स। क्या ये बात आपको समझ आई? नंबर इज greater than the number itself. इसका कौन एग्जाम्पल देगा मुझे? अच्छा सा अच्छा ये बताओ क्या ये सही है? पक्का? पक्का सही है? अगर सही नहीं है तो उसका एग्जाम्पल जैसे इन्होंने बोला 1, कोई बोलेगा 1/2, कोई बोलेगा 2/3, ठीक है? 2/3 का स्क्वायर कितना होता है? 4/9, 2/3 का स्क्वायर और 2/3, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन कौन? और इसने क्या बोला है? स्क्वायर ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ। और 1 का स्क्वायर करोगे तो वो 1 से ग्रेटर आता है? नहीं आता। 2/3 का स्क्वायर है और 2/3 से ग्रेटर आता है? नहीं आता। इसका मतलब ये भी कैसा? ठीक है। एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से जो 1 या 4, 2/3, 1/3 और all the angles of a quadrilateral equal then it is regular. चलो क्या ये ट्रू या फॉल्स है? एग्जाम्पल भी देके बता रहा हूँ। ट्रू है? कितने लोग बोल रहे हैं कि ट्रू है ये? कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो बताए कि ये फॉल्स है। वेरी गुड।
रेक्टेंगल के सभी एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन क्या वो रेगुलर होता है? समझ आया? तो ये फॉल्स होगा। और इसका एग्जांपल क्या? रेक्टेंगल। All the angles of rectangle is equal but not regular. Therefore, false. Statement is false. Next. तो वो भी आपका NCERT वाला पोर्शन फिनिश हुआ मैथमेटिकल रीजनिंग का। कैसे बनाते हैं तो टेबल देखिए। कोई भी दो पोजीशन है आपके पास, जैसे मान लो आपने बोला P और Q, ये P है, ये Q, ठीक है। अब आपको अगर 3 हो तो कैसे करेंगे, 2 हो तो कैसे? आपको क्या करना है, ये D, F और ये ऐसे लिखना, फिर DF, T ऐसे। क्या ये बात समझ आई? अगर 3 हो P, Q, R तो आपको क्या 4 टाइम 3 लिखना है, 4 टाइम और 4 टाइम F लिखना है। फिर यहाँ पे 2 टाइम T, फिर 2 टाइम F, फिर 2 टाइम T, फिर 2 टाइम F। क्या ये बात समझ आई? फिर इसमें TF, और DF ऐसे। क्या ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद जो भी आपको चाहिए उस एक्सप्रेशन के अंदर जो भी चाहिए आपको वो, जैसे मान लो मुझे P और Q चाहिए, P और Q चाहिए तो क्या आएगा? देखो इन दोनों से, इन दोनों से, इन दोनों से, समझ आया? P एंड Q चाहिए, ठीक है। नेगेशन ऑफ P और Q मतलब P इम्प्लाइज Q चाहिए, इसका मतलब होता है नेगेशन ऑफ P और Q, ठीक है। अब देखना नेगेशन ऑफ P, इसका नेगेशन फॉल्स हो गया। और T, F और T कितना, फिर F और F कितना, फिर T और T कितना, फिर T और F कितना, इस तरह से ट्रुथ टेबल। समझ आया? अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग वो ट्रुथ टेबल बनाते हैं। आपको बनाना है नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q
दूसरा बनाना है नेगेशन ऑफ P एंड और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। नंबर 3 ये आपको बनाना है नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q होल नेगेशन। 4 आपको बनाना है P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ P। फिर आपको बनाना है P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q और इसका नेगेशन। फिर आपको बनाना है P एंड Q implies that negation of P और P and Q implies that P और Q। चलिए ये इसने बना दी बस बनाओ। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा होता है। आप एक चीज हम लेके करें ना तो आपको क्या है कि अगर आप इसी लेवल में चलोगे ना हर बार ये तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या है पी एफ आया था या पी आया था क्या। फर्स्ट वाला जैसे करते हैं आप मैच करना सब लोग सही हो रहा है। इसके लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो लेते जाओ। नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q चाहिए, ये नेगेशन ऑफ P आ गया, नेगेशन ऑफ Q आ गया। नेगेशन ऑफ P का मतलब इस T का F हो जाएगा, इस T का F हो गया, इस F का T हो गया, इस F का T हो गया। Q का मतलब ये F T F और T। फिर क्या करना है इन दोनों का एंड करना है नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। इन दोनों का एंड F और F क्या हो जाएगा F और T F T और F और T and T। देख लो आप मैच करो सब लोग, आपको यही है क्या? हाँ चलेगा चलेगा। ये मिस्टेक ना हो इसलिए ज़्यादा स्टेप करते हैं, बाकी ये आपके एनसीईआरटी में नहीं पूछा जाएगा, यही में तो आप कैसे भी करते इतना शॉर्ट करो ना। देखो सेकंड वाले में ये तो आपके पास ऑलरेडी है नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ये वाले टर्म और चाहिए, एक और टर्म एक्स्ट्रा मैं लिख देता हूँ उधर। मैं लिख देता हूँ इधर नेगेशन ऑफ P और Q। ध्यान देना ये रहा नेगेशन ऑफ P और इन दोनों का और करना है। P और F का और T हो, F और F का और F, T और T का और T और F और T का और T। ठीक है
अब इन दोनों का एंड करना, इन दोनों का, वो इधर लिखता हूँ। देखिए क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, इन दोनों का। ये अगर T और F का एंड F और F का F, T और F का F और T एंड T का T, ये आ गया इसका। अब इसका करके देखिए, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q, उसका फिर एक बार और चलो ये तो आपने कर लिया, ये वाला इसका देखिए, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, ये आपका बन जाएगा इन दोनों का, और F और F का और F और T का और T और F का और T और T का और T, फिर इसका एक बार और नेगेशन, ये हो जाएगा T F और F। इसमें इसके अंदर सारे फॉल्स हैं। लास्ट वाला ट्रू आ रहा है, तीन फॉल्स और लास्ट ट्रू। इन दोनों का एंड करना है और हाँ बहुत सारे फिफ्थ में सारे फॉल्स ट्रू आ रहे हैं, ट्रू सारे ट्रू, सारे जब सारे ट्रू होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं?
6 के अंदर सारे फॉल्स। एक ही फॉल्स, बाकी सारे। इसका मीनिंग क्या होता है समझते हो ना? P and Q implies negation of Q। तो इसकी टेबल कैसे बनेगी कॉलम? पहले तो P and Q का कॉलम बनेगा, ये P and Q का कॉलम बना, फिर नेगेशन ऑफ P and Q का कॉलम बनेगा, ठीक है। फिर इसका मतलब होता है नेगेशन ऑफ P and Q और नेगेशन ऑफ P, ये इसका मतलब होता है। आपको बताया था P इम्प्लाइज Q का मतलब होता है ये वाला नेगेशन, बीच में और ये वाला ऐसे लिखते हैं। तो इसका नेगेशन लिखोगे, फिर बीच में और ये बनेगा, ये कॉलम। अब देखो एक फॉल्स और बाकी ये हाँ, इसमें पहला वाला फॉल्स है, बाकी सभी ऐसा बनेगा लास्ट वाला। ये मैंने 6 का लिखा। आप लोग टेबल बनाना सीख गए, लॉजिकल इक्विवेलेंस। हाँ, आपके सामने कोई भी दो स्टेटमेंट है, वो लॉजिकल इक्विवेलेंट कैसे होंगे कि उनकी जो ट्रूथ टेबल बनाओगे उसके अंदर जो लास्ट वाला कॉलम है अगर वो एक जैसा है, लास्ट वाला कॉलम, तो फिर वो लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। दो स्टेटमेंट लिखे आपके सामने, अब मैं बोलता हूँ ये दोनों इक्वल है, पता कैसे चलेगा कि दोनों इक्वल है? आप उसकी ट्रूथ टेबल बनाओ, इसकी ट्रूथ टेबल बनाओ, अगर इसका लास्ट कॉलम और इसका लास्ट कॉलम ट्रूथ टेबल का अगर जो वैल्यू चाहिए हो, अगर वो एक जैसे बनते हैं ये दोनों कॉलम, तो क्या होगा? वो लॉजिकली इक्विवेलेंट। जैसे देखो एग्जांपल के लिए मैंने बोला P, इसका नेगेशन, और एक बार फिर से नेगेशन लूंगा तो वो P बनता है, ठीक है। अब ये मैंने दो स्टेटमेंट को इक्वल बोला, ये दोनों इक्वल है। अब पता कैसे चलेगा? चलो मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाता हूँ। ये P आ गया, तो इसके लिए दो ही बनेंगे, T और F। नेगेशन ऑफ P आ गया, ये F और T हो गया, और फिर एक बार फिर और नेगेशन ऑफ T क्या बनेगा?
P और F है, सही है। अब देखो इस P की ट्रूथ टेबल देखो और इसकी ट्रूथ टेबल देखो, क्या दोनों एक जैसी है ना? तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट, ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए मैं तो वो दोनों इक्वल, ठीक है। देखिए जैसे देखिए ये P है और ये Q, TTFF, TF और ये TF, नेगेशन ऑफ P और ये हो जाएगा F, T और T, नेगेशन ऑफ Q और ये हो जाएगा F, T, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। कितना होगा F, T और T, और इसको देखिए नेगेशन ऑफ P एंड Q, या फिर मैं सिंपली पूछता हूँ P एंड Q कितना हो, P एंड Q क्या आ जाएगा P, फिर F और F, फिर नेगेशन ऑफ P एंड Q कितना हो F, D और D। इन दोनों कॉलम को देखिए एक जैसे है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q वो होता है इक्वल नेगेशन ऑफ P एंड Q। ये तो कल मैंने आपको बताया था, मॉडल का बताया था सब। हाँ, ये अब आपको ध्यान रखना है कि नेगेशन ऑफ P एंड Q है वो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q के इक्वल होगा। ठीक वैसे ही नेगेशन ऑफ P और Q वो होगा नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। उसके लिए आप ट्रूथ टेबल बना के इसको प्रूव कर सकते हैं। बड़े में टोटोलॉजी से कंट्राडिक्शन कल खत्म हो गया, कल लेक्चर है आपके चैप्टर जेई मेन और सब कुछ खत्म, मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करें।